स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, हमें पता ही जो रेप्लिकेशन के लिए पहले ज़रूरत लगता है वो लगता है हमें ज़रूरत ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, यहाँ पे जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसको हम बोलते हैं ORIC, और वी कैन से ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स इज कॉल्ड ORIC, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक। और इसको हम रेप्लिकेटर भी बोलेंगे। और जो ये प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें सिंगल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, मतलब सिंगल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है इन प्रोकैरियोट्स। अगर यूकैरियोट्स की बात करें वहाँ पे मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होती है, ठीक। अगर ह्यूमन्स की हम बात करें वहाँ हमारे में 10K से लेके 1 लाख तक रेप्लिकेशन साइट्स होती है, ठीक। और अगर हम अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, इनमें अगर हम ऑरिजिन की बात करें, इनमें सिर्फ एक ऑरिजिन होती है, ठीक। और इसमें एक्सेप्शन एक है ऑर्चबैक्टीरिया सल्फोलोबस। इसके पास 3 ORI साइट्स होती है, ठीक। तो इसके पास 3 होती है, एक्सेप्शन एक है ऑर्चबैक्टीरिया सल्फोलोबस। बाकी अगर हम जनरली बात करें प्रोकैरियोट्स की, इनमें सिंगल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, ठीक। और अगर हम ORIC की बात करें इन प्रोकैरियोट्स, इनमें जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है वो 245 बेस पेयर्स लॉन्ग होती है, ठीक। यहाँ पे अगर हम DNA स्ट्रैंड लेंगे, एक बैक्टीरिया का DNA स्ट्रैंड लेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे 245 बेस पेयर्स है। और जो 245 बेस पेयर्स है इसका ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ORI साइट होती है। इस पे 2 तरह की रिपीट्स होते हैं, एक 9 रिपीट्स होते हैं और एक 13 रिपीट्स होते हैं। और जो 13 रिपीट्स होते हैं ये 3 होते हैं, 1 2 और 3। और जो 9 रिपीट्स होते हैं ये 5 होते हैं, ठीक। इसके 5 रिपीट्स होते हैं और 13 के 3 रिपीट्स होते हैं। जो ये 13 होता है ये बना होता है 13 बेस पेयर्स का और 13 न्यूक्लियोटाइड्स का, मगर इसमें जो ये बेस पेयर्स होती है ये सेम होती है। जो इसमें होगी सपोज GATTC, वो इसमें भी होगी GATTC, मतलब 13 होंगे, मतलब सेम ही होंगे, मतलब इसमें भी वही रिपीट्स होंगे, इसमें भी वही सीक्वेंसेस होंगे और इसमें भी वही सीक्वेंसेस होंगे। वैसे ही 9 में 9 बेस पेयर्स की सीक्वेंस होंगी, मतलब इस वाले में भी 9 बेस पेयर्स की सीक्वेंस होंगी, इस वाले में भी, और वो सीक्वेंस भी सेम होंगी, ठीक। तो क्या होता है यहाँ पे DNA A ATP बाउंड प्रोटीन आता है जिसको हम इनिशिएटर कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से ये DNA A, सपोज आया DNA A, तो ये बाइंड होता है इसी 9 पे, और ये बाइंड होता है 9 पे, और इट स्टार्ट्स टू बाइंड एट 9 एंड इट रीचेस टू 13। ये 13 तक बाइंड होता जा रहा है, ठीक। ये ऐसे 13 तक बाइंड होता जा रहा है, ठीक। और जब ये 13 तक पहुंचता है तो ये DNA को क्या करता है, ये DNA को फोल्ड करता है, ठीक। यहाँ पे DNA फोल्ड होता है ऐसे, यहाँ पे DNA ऐसे फोल्ड होता है, ठीक। और जब ये DNA को फोल्ड करता है, जब ये 13 तक पहुंचता है तो ये क्या करता है वहाँ पे, जब ये 13 तक पहुंचता है DNA A जब 13 तक पहुंचता है तो ये क्या करता है वहाँ पे मेल्टिंग करता है। ये 13 पे मेल्टिंग करता है, मेल्टिंग ऑफ DNA, ठीक। क्यों करता है यहाँ पे मेल्टिंग, क्योंकि यहाँ पे 80 रिच सीक्वेंसेस होती है, ठीक। यहाँ पे 80 रिच सीक्वेंसेस होती है, एंड वी नो 80 A इज डबल बॉन्डेड विथ T, इनके बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो 80 बॉन्ड्स होते हैं ये इनके इट इज़ ईजी टू ब्रेक 80 बॉन्ड्स, मतलब 80 डबल बॉन्ड्स, इट इज़ ईजी टू ब्रेक 80 डबल बॉन्ड्स रादर दैन GC बॉन्ड्स, ठीक। अगर हम ग्वानिन एंड साइटोसिन की बात करें तो ये ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं आपस में, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनके दरमियान, ठीक। तो दैट इज़ वाई जो रेप्लिकेशन होती है, जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है ये 80 रिच सीक्वेंस पे स्टार्ट होती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करता है ये DNA, हमें पता ही है DNA, यहाँ पे DNA A ATP बाउंड है, तो ये ATP की हाइड्रोलिसिस करता है। यहाँ पे ATP की हाइड्रोलिसिस होती है, ATP यहाँ पे ADP
प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और जो ये एनर्जी यहाँ से निकलती है वही इस AT बॉन्ड को ब्रेक करती है। ठीक, वही एनर्जी हमें ज़रूरत लगती है जो ATP हाइड्रोलिसिस जहाँ पे होती है, वही इस AT सीक्वेंस को AT बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। जो डबल बॉन्ड्स होते हैं एडेनिन एंड थाइमिन के बीच, वो यही जो ATP यहाँ से ब्रेक हुआ, इसी से जो एनर्जी निकली वो इसमें मदद करती है टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 13 मर की रेप्लिकेशन, यहाँ पे 13 मर की मेल्टिंग होती है, और इससे क्या होता है, इससे यहाँ पे क्या बनता है, रेप्लिकेशन बबल बनता है। सपोज यहाँ पे ऐसे अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो सपोज यहाँ पे ऐसे तो यहाँ से एक रेप्लिकेशन बबल बनता है। ठीक, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे रेप्लिकेशन बबल के बारे में। ठीक, यहाँ पे रेप्लिकेशन बबल बनता है। ठीक, तो जब यहाँ पे रेप्लिकेशन बबल बनता है, इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है DNA C, जिसको हम बोलते हैं हेलिकेस लोडर। हेलिकेस लोडर क्या करता है, इट रिक्रूट्स यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इट रिक्रूट्स DNA B विच इज़ एक्चुअली हेलिकेस। ठीक, और हमें पता ही है हेलिकेस क्या करता है, हेलिकेस एक्चुअली यहाँ पे DNA को अनवाइंड करता है, मतलब अनवाइंड DNA, एंड इट स्टार्ट्स अनवाइंडिंग DNA एट 9 मर। अब 9 मर की यहाँ पे अनवाइंडिंग होती है। ठीक, तो इसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम हेलिकेस की एग्जांपल देखेंगे, हेलिकेस इज़ लाइक ए जिपर, जैसे ये जिपर इस चेन को अनवाइंड करता है, खोलता है, वैसे ही हेलिकेस DNA को खोलता है। ठीक, तो इसके बाद एंट्री होती है SSB प्रोटीन्स की। ठीक, जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स है, जो क्या करते हैं, जो हेलिकेस ने अनवाइंड किया था DNA को, वो ये क्या करते हैं, इट प्रिवेंट्स री एनिलिंग ऑफ DNA। हाँ, तो ये DNA को फिर से जुड़ने नहीं देता, और वी कैन से इट प्रिवेंट्स कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ठीक, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। हाँ, ये यही काम करते हैं। ये सपोज अगर यहाँ पे DNA अनवाइंड हुआ है, तो ये यहाँ पे आते हैं और इन नाइट्रोजनस बेसिस के साथ नाइट्रोजनस बेसिस के ऊपर बैठते हैं और इनको बाइंड नहीं होने देते किसी और के साथ। ठीक, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे SSB होते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इट इज RPA, रेप्लिकेशन प्रोटीन A इन यूकैरियोट्स। वो ये काम करते हैं जो यहाँ पे SSB करते हैं। ठीक, तो इसके बाद एंट्री होती है DNAG की, विच इज़ अ प्राइमेस। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इट इज़ अ प्राइमेस, एंड अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, वहाँ पे DNA पॉलीमरेज अल्फा ही ये काम करता है। ठीक, वो प्राइमर खुद जोड़ता है, और यहाँ पे जो प्राइमेस का काम है, ये क्या करता है, it polymerizes RNA प्राइमर, क्योंकि हमें पता ही है जो रेप्लिकेशन होती है यहाँ पे पहले प्राइमर जुड़ता है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे रेप्लिकेशन बबल में देखेंगे, तो अगर हम देखेंगे लीडिंग स्ट्रैंड कहाँ से बनेगी, एज वी नो जो लीडिंग स्ट्रैंड कहाँ से बनेगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसकी पोलैरिटी देखेंगे 3' to 5' इसकी यहाँ पे पोलैरिटी है ऊपर से, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से पहले इसको प्राइमेस यहाँ से क्या जोड़ता है, RNA प्राइमर जोड़ता है, फिर यहाँ से DNA पॉल आके इसकी पॉलीमराइजेशन करता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड बनती है, और इसकी डायरेक्शनैलिटी क्या है, 5' to 3', क्योंकि ऊपर से क्या है 3' to 5', तो नीचे से क्या होगी डायरेक्शनैलिटी 5' to
3' to 5' इसकी पोलैरिटी है, तो नीचे से जो लीडिंग स्ट्रैंड बनेगी इसकी नीचे और जो डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा उसकी डायरेक्शनैलिटी क्या होगी, 5' to 3'। पहले यहाँ पे क्या जुड़ता है, आरएनए प्राइमर, ठीक, ये ऐसे जुड़ता है आरएनए प्राइमर, फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आके इसकी पॉलीमराइजेशन करता है, ठीक, जस्ट लाइक दैट 5' to 3'। उसके बाद अगर हम नीचे वाली स्ट्रैंड में देखेंगे, इसमें लैगिंग स्ट्रैंड बनेगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शनैलिटी क्या है, इसकी पोलैरिटी क्या है, 3' to 5'। तो यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज हमेशा, जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है या डीएनए पॉलीमरेज जो भी होता है, वो कौन सी डायरेक्शन में काम करता है, उसकी डायरेक्शनैलिटी क्या होती है, उसकी डायरेक्शनैलिटी ऑलवेज होती है 5' to 3'। तो यहाँ से ऐसे प्राइमर बनाएगा कौन, ये डीएनए जी प्राइमर बनाएगा और इसकी एक्सटेंशन फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करेगा ऐसे, ठीक, यहाँ से लैगिंग स्ट्रैंड बनेगी और इनकी डायरेक्शनैलिटी क्या होगी, ऐसे 5' to 3', ठीक। तो ये ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे बनाएंगे हम, ऐसे यहाँ पे होता है, पहले डीएनए प्राइमर जुड़ता है, फिर इसके साथ यहाँ पे पॉलीमरेज ऐसे पॉलीमरेज होता है और इनकी डायरेक्शन क्या होती है, ऐसे 5' to 3'। एज वी नो, जो हेलिकेस होता है, वो बाइंड कहाँ पे करता है, वो बाइंड करता है लैगिंग स्ट्रैंड पे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हेलिकेस होगा जो ये खोलता जाएगा, ठीक, डीएनए बी, ठीक। तो इसके बाद क्या होता है, डीएनए जी प्राइमेस। तो यहाँ पे मुझे और एक बात भी कहनी है, डीएनए जी प्लस एसएसबी प्लस डीएनए बी, इस कंप्लेक्स को हम कहते हैं प्राइमोसोम। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहां से अगर हम देखेंगे, इसके बाद यहां से डीएनए जी डिटैच होता है, प्राइमेस यहां से निकल जाता है, ठीक, प्राइमेस। तो इसके बाद एंट्री होती है यहाँ पे, एंट्री होती है बॉस की, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होलो एंजाइम। तो दिस इज द मेन एंजाइम जिसकी वजह से यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होती है और जिसकी वजह से यहाँ पे रेप्लिकेशन होती है। जो ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, इसकी हाई प्रोसेसिविटी होती है। वो किस वजह से होती है, क्योंकि इसके पास होते हैं बीटा क्लैंप होते हैं इसके पास। हाँ, तो ये प्रोसेसिविटी क्या होती है, प्रोसेसिविटी मीन्स कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एडिंग पर साइकिल। और ये जो बेस पेयर्स ऐड करता है, ये 1000 बेस पेयर्स ऐड करता है पर सेकंड, ये 1000 बेस पेयर्स ऐड करता है, ठीक। तो इसके पास क्या क्या एक्टिविटी होती है, एक तो इसके पास 5' to 3', मतलब 5' to 3' इसके पास क्या होती है, इसके पास पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है और इसके पास और एक एक्टिविटी भी होती है, इसके पास 3' to 5' प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होती है। अगर इसने कहीं पे गलती की है तो ये इसको ठीक भी कर सकता है, ठीक। तो इसके बाद क्या होती है, यहाँ से हमने देखा, यहाँ पे आरएनए डीएनए जी ने प्राइमर ऐड किया और अगर यहाँ पे देखेंगे इसी स्ट्रैंड, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। हाँ, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। अगर इसका हम हाफ लेंगे, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे पहले प्राइमर आया, प्राइमर ने क्या किया, प्राइमर ने यहाँ पे पहले प्राइमेस आया, डीएनए जी आया, उसने क्या किया, उसने यहाँ पे प्राइमर ऐड किया और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आया और इसने यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन स्टार्ट की, ठीक। तो यहाँ से इसकी लीडिंग स्ट्रैंड बन गई और यहाँ से इसकी पहले प्राइमर आया, पहले प्राइमेस आया, उसने प्राइमर ऐड किया, आरएनए प्राइमर, उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंशन हुई। पहले यहाँ पे ऐसे प्राइमेस ने प्राइमर ऐड किया, फिर यहाँ पे डीएनए पॉल ने यहाँ से आके क्या ऐड किया, डीएनए को ऐड किया, पॉलीमरेज एक्टिविटी की डीएनए पॉलीमरेज ने। तो यहाँ पे एक दफा क्वेश्चन भी आया था, इनको हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। इन पे एक दफा क्वेश्चन आया था, कंपोजिशन क्या है इनकी। तो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स की कंपोजिशन प्राइमर
एक तो इसमें प्राइमर होता है, आरएनए प्राइमर होता है और डीएनए होता है, ठीक। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे अब जब अब जो डीएनए, इसके बाद आता है डीएनए इसके बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो क्या करता है, जो जिसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, मतलब ये प्राइमर को रिमूव करता है, ये इस आरएनए को रिमूव करता है, ठीक। ये इस आरएनए को रिमूव करता है, प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी होती है इसके पास, ये इस आरएनए को रिमूव करता है। और इसके पास और एक एक्टिविटी भी होती है, ये क्या करता है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी भी है, ठीक। जो यहाँ पे मतलब इसने प्राइमर ऐड किया था, सपोज लीडिंग स्ट्रैंड पे, यहाँ से डीएनए पॉलीमराइजेशन की डीएनए की, तो ये प्राइमर ये इसको डिटैच करता है, ये इसको मतलब एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से इसको कट करता है यहाँ से, और जो ये गैप यहाँ पे होती है उसको फिल अप करता है, मतलब उस गैप को ये यहाँ पे, ये जो ये प्राइमर की गैप थी, ये इस गैप को यहाँ पे फिलअप भी करता है खुद ही, ठीक। तो ये गैप इसने फिलअप की और यहाँ से ये स्ट्रैंड बनी डीएनए की फुल। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज की, यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए पॉलीमरेज ने ये वाली एक्टिविटी की यहाँ पे, ठीक। तो इसके बाद और यहाँ पे ये वाली बात, जैसे ही डीएनए जी यहाँ पे एंट्री करता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये फोल्ड स्ट्रेट होता है, ठीक। प्राइमेज की एंट्री से ही ये फोल्ड स्ट्रेट हो जाता है जो फोल्ड हुआ था, ठीक। अब जो पॉलीमरेज एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट हुई, ये रेप्लिकेशन डीएनए की स्टार्ट हुई, तो इसको टर्मिनेट होना होता है बैक्टीरिया में। तो ये कैसे टर्मिनेट होता है, बैक्टीरिया पे कुछ सीक्वेंसेस होती है जिनको हम टर्म सीक्वेंसेस कहते हैं, टर्मिनेशन सीक्वेंसेस कहते हैं, ठीक। तो क्या होता है, तो उनके पास एक सिग्नल चला जाता है, मतलब उनके पास सिग्नल चला जाता है, किस वजह से, टस प्रोटीन्स उनके साथ जुड़ते हैं। टस प्रोटीन्स हम कहते हैं टर्मिनेशन यूटिलाइजेशन सबस्टेंस, वो उनके साथ जुड़ता है और यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क ट्रैप होता है, ठीक। और हेलिकेस रेप्लिकेशन फॉर्क ट्रैप होता है, और रेप्लिकेशन फॉर्क ट्रैप होता है, और हेलिकेस यहाँ से डिटैच होता है, हेलिकेस यहाँ से हेलिकेस डिटैचेस एंड इट मार्क्स द टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे टर्मिनेट हुई, अभी कंप्लीट नहीं हुई, ठीक। अभी हम आगे देखेंगे, टोपोआइसोमेरेज की थोड़ी एक्टिविटी है तो वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे मुझे और एक बात भी कहनी है जो मैं भूल गया था, रेप्लिकेशन इज़ एक्चुअली, जो ये रेप्लिकेशन है वो होती है, रेप्लिकेशन इज़ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, बाई डायरेक्शनल, ये 2 डायरेक्शंस में होती है। तो ये हम अच्छे से देखेंगे रेप्लिकेशन बबल में कैसे ये 2 डायरेक्शंस में होती है, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन, वहाँ पे यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक। बाकी रेप्लिकेशन इज़ अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। और जो ये पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है डीएनए पॉल की, वो उसकी जो डायरेक्शनैलिटी होती है, पॉलीमरेज एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉल थर्ड, उसकी डायरेक्शनैलिटी क्या होती है, वो होती है 5 to 3, ठीक। 5 प्राइम टू 3 उसकी डायरेक्शनैलिटी होती है, वो हमेशा इस डायरेक्शनैलिटी में काम करता है, ठीक। दैट इज़ वाई वहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड भी बनते हैं। और वहाँ पे और एक मसला भी होता है, वहाँ पे वो 3' का मसला भी होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का भी मसला होता है, ठीक। वो हम अच्छे से समझेंगे आगे, ठीक। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टॉप होती है बैक्टीरिया में। और यहाँ पे थोड़ा जो ये मतलब सर्कुलर इनका डीएनए होता है, तो यहाँ पे थोड़ा इनकी एंटेंगलिंग होती है, मतलब इनकी थोड़ा यहाँ पे वो सकता है, यहाँ पे एंटेंगलिंग होती है इनकी, मतलब जो रेप्लिकेटेड डीएनए और पेरेंट डीएनए है, इनकी थोड़ा एंटेंगलिंग होती है। तो इसको दूर करने के लिए यहाँ पे कौन आता है, टोपोआइसोमेरेज और गैरेज हम कहते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। टोपोआइसोमेरेज का क्या करता है, इट रिलीव्स टेंशन, अगर इसका काम देखेंगे, इट रिलीव्स टेंशन, और वी कैन से इट रिलीव्स सुपर कॉइलिंग, ये सुपर कॉइलिंग को दूर करता है, ठीक। सुपर कॉइलिंग जो होती है डीएनए में, इट रिलीव्स सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। इसके
इसके पास दो एक्टिविटी होते हैं, एक तो ये निक करता है, एक तो ये निक करेगा यहाँ से, एक तो इसको ये निक करेगा यहाँ से, दूसरा इसके पास लाइगेट एक्टिविटी होती है, लाइगेस एक्टिविटी होती है और फिर लाइगेट करेगा। ठीक, तो ये ऐसे अलग अलग इनको करेगा और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारी रेप्लिकेशन अब अच्छे से कंप्लीट हुई। ठीक, यहाँ पे मुझे और एक बात भी बतानी है, क्लिनिकल रिलेवेंस मैं बताऊंगा इसकी। क्लिनिकल रिलेवेंस, जो एंटीबायोटिक हम लेते हैं, जो एंटीबायोटिक हम लेते हैं सिफ्रोफ्लॉक्सिन एंड नॉरफ्लॉक्सिन, वो क्या होते हैं, वो किसको टारगेट करते हैं, वो टोपोआइसोमेरेस को टारगेट करते हैं, टोपोआइसोमेरेस को टारगेट करते हैं। ठीक, तो वो टोपोआइसोमेरेस इनहिबिटर होते हैं, इनहिबिटर। तो जब ये एंटीबायोटिक खाता है इंसान, मतलब ह्यूमंस खाते हैं, तो क्या होता है, टोपोआइसोमेरेस की एक्टिविटी इनहिबिट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ये रेप्लिकेटेड डीएनए होता है वो एंटेंगल्ड ही रहता है। जब रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हुई पूरी तरह से, तो इस वजह से बैक्टीरियल सेल की डिवीजन पे रोक लगता है, बैक्टीरियल सेल की डिवीजन पे रोक लगता है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ पे रोक लगता है। इट इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक, तो इनडायरेक्टली ये बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देता। ठीक, और इसके बाद और एक ड्रग है कैम्प्टोथैसिन हम यूज़ करते हैं, मतलब ये एंटी कैंसर ड्रग है इन ओवेरियन कैंसर एंड कोलोनोरेक्टल कैंसर। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे ये करता है टोपोआइसोमेरेस, वहाँ पे भी ये टोपोआइसोमेरेस इनहिबिटर का काम करता है, मतलब कैंसर सेल्स में टोपोआइसोमेरेस की इनहिबिटिंग करता है। तो वहाँ पे वो क्या करता है, वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, वहाँ पे लाइगेट प्रॉपर्टी, मतलब निक तो ये करता है टोपोआइसोमेरेस, मगर लाइगेट प्रॉपर्टी वहाँ पे इनहिबिट होती है, मतलब ये लाइगेट नहीं करता है। तो डीएनए उलझ जाता है, एंड जब डीएनए की उलझ जाता है, जब रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं होता, तो कैंसर सेल डिवाइड नहीं करते। फिर जब रेप्लिकेशन ही कंप्लीट नहीं होता तो डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक, तो दिस इज़ ऑल अबाउट रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स।